जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले क्लास में हमने साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेस के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले जानते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है ये क्या है, ये इसका मतलब क्या है वैदिक सभ्यता का। तो जिस काल में वेदों की रचना हुई उसी को वैदिक सभ्यता कहा गया है। यानी जितने भी हमने पहले वेद पढ़े, वेद के बारे में हमने पढ़ा है, 4 वेद होते हैं। तो यही जो है वेद के बारे में जिस काल में वेद का रचना किया गया उसी को वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता कहा गया। और प्रीवियस क्लास में हम ये पढ़ जान चुके हैं कि सभ्यता क्या होता है। तो सभ्यता है सामाजिक रूप से व्यक्तियों के रहने के समूह को ही सभ्यता कहा जाता है। तो ये था परिभाषा वैदिक सभ्यता का। अब इसके कुछ हम मुख्य बिंदुओं को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि ये पूर्ण रूप से जो है ये ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन जबकि हमने जाना था सिंधु सभ्यता में कि ये सिंधु सभ्यता जो थी वो पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी, माने शहरी सभ्यता थी अर्थात। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जो वैदिक सभ्यता है वो पूर्ण रूप से जो है वो ये ग्रामीण सभ्यता थी। माने गांव के लोग यहाँ पर जो है मुख्यतः गांव का जो है वो माहौल देखा जाता है, माहौल देखा गया इस समय वैदिक सभ्यता में। और आप एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सबसे जो है वो पहला ग्रामीण सभ्यता जो है वो कौन है। ये हम पहले जो है वो पढ़ चुके हैं पहले के क्लास में, तो आप बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसका अब आता है कालक्रम की बात कि इसका जो है वो ड्यूरेशन क्या रहा। किसी भी जो है वो चीज़ का ड्यूरेशन कुछ ना कुछ रहता है, चाहे वो कोई भी हो। तो उसी तरह से वैदिक सभ्यता का भी समय का भी जो है वो कुछ निश्चित माने समय सीमा रहा। तो ये रहा 1500 अवधि है, 1500 BC से 600 BC तक, 1500 BC से 600 BC तक इसका कालक्रम रहा, पीरियड। मैंने BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले को BC कहा गया है। और AD होता है ईसा मसीह के जन्म से जब शुरुआत होता है जो समय, उसको AD कहा गया है, एनो डोमिनी। और ये BC है बिफोर क्राइस्ट। अब इतना जान लिए, तब हम जानते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के रूप में है, स्टार बना हुआ है। तो ये सिंधु सभ्यता का पतन तो जो है वो 1750 तक ही जो है वो हो गया। हमने जाना था कि 2250 से 1750 ईस्वी तक। तो 1750 में तो सिंधु सभ्यता का जो है वो पतन हो गया। इसके बाद अगले 2.5 साल में धीरे धीरे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। जो बीच का समय हुआ वैदिक सभ्यता का, तो हम देख रहे हैं 1500 BC से 600 BC तक हम देख रहे हैं इसका जो समय है। लेकिन जो 1750 है और 1500 के बीच के में तो गैप है, तो वही गैप जो है वो 2.5 साल का गैप है। तो उसमें धीरे धीरे वैदिक सभ्यता का विकास देखा गया धीरे धीरे करके। तो इसी जो है 250 साल को संक्रमण काल अर्थात ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। ये रहा संक्रमण काल लिखा हुआ है, ट्रांजिशन पीरियड, जिसे ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। अब नेक्स्ट इसमें अब है, इतना हमने जान लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अब नेक्स्ट पॉइंट है वैदिक सभ्यता के लिए कि वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया है। जो वैदिक काल है, वैदिक पीरियड, उसे 2 भाग में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। जानते हैं इसे भी हम। तो ऋग वैदिक काल का जो समय रहा वो 1500 BC से 1000 BC तक रहा। बस इतना ही जो है वो समय रहा, 500 साल का समय रहा बीच का ऋग्वैदिक काल का, 1500 से 1000 BC। अब इसमें जानते हैं कि क्या था, इसकी कुछ बातें। तो ये प्राचीन काल था, ये सबसे ऋग्वैदिक काल जो है वो सबसे पुराना समय था, सबसे पुराना काल था ये ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल में। और इसका जो है इस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर किया जाता था। माने जो जैसा कर्म करेगा वो उसको जो है वैसी जाति जो है जाति का टाइटल मिलेगा कर्म के आधार पर। जैसे अगर वो मतलब किसी को शिक्षा ये सब देने का काम करता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, किसी को सेवा करता है तो वो शूद्र कहलाएगा। तो उसी तरह से इसमें जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर किया गया ऋग्वैदिक काल में। और सेकंड है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का समय रहा, टाइम पीरियड 1000 BC से 600 BC तक, इसका जो है समय इतना ही रहा। इससे हम देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल से जो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम है वो कम है, 100 साल कम है इसका। तो इसमें जानते हैं इसमें लोहे की खोज हुई। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो लोहे की खोज हुआ उत्तर वैदिक काल में।
और जाति का निर्धारण यहाँ पे वंश के आधार पर किया गया। वंश यानी कि अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, और अगर शूद्र है तो शूद्र का बेटा शूद्र ही कहलाएगा। ऐसा जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ, देखा गया। अब आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल का निर्माण, आखिर वैदिक काल जो है वो किसने जो है वैदिक काल को बताया कि वैदिक काल का किसने मतलब खोज किया, एक तरह से कहते हैं निर्माण किया, तो ये किया गया आर्यों के द्वारा। आर्य जो मध्य एशिया से आए थे भारत में, और जिनकी भाषा संस्कृत थी, ये संस्कृत बोलते थे सबसे, तभी जो है पुरानी भाषा जो है पौराणिक भाषा संस्कृत को ही कहा जाता है। इसके बाद ही अन्य भाषा जो है वो आई प्रयोग में लाई गई। सबसे पहला संस्कृत भाषा ही प्रयोग किया गया उसका। अब नेक्स्ट इसमें अब आगे है कि आर्य भारत में सप्त सिंधु प्रदेश माने 7 नदियों वाला प्रदेश में आकर बस गए। जब ये भारत में आए तो वो सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बस गए। तो 7 नदी कौन कौन है इसमें, 7 नदी वाले प्रदेश, तो 7 नदी में आते हैं सिंधु, झेलम, सतलज, रावी, चिनाब, सरस्वती और ब्यास। यही जो है 7 नदी वाले जो जगह थे भारत में, वहीं पर आकर के जो है आर्य बस गए। यहाँ पर इनका जो है निवास स्थान हो गया आर्य लोग का। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब है आर्य को ही लेकर है एक पॉइंट और है कि आर्य का निम्न राजा माने छोटे मोटे राजाओं से जब लड़ाई हुआ तो विजय होने के कारण इस क्षेत्र का नाम मतलब भारत का नाम जो है वो आर्यव्रत पड़ा, आर्यव्रत पड़ गया। जब आर्य जो है वो छोटे मोटे राजाओं से लड़ाई किए और इनका जो है वो विजय हो गया, उसमें मैंने छोटे मोटे राजा लोग जो है वो पराजित हो गए आर्य से, तो इसके कारण जो है जो भारत है उसका नाम आर्यव्रत पड़ गया। पहली बात तो यह है। और आगे फिर है कि सबसे बड़ा राजा भरत था, जो राजा हारे थे आर्य लोग से, तो उसमें सबसे बड़ा राजा था भरत, जिसके नाम पर आर्यव्रत को भारत कहा गया। और राजा में सबसे बड़ा जो है राजा था भरत थे, तो इसीलिए जो है फिर आर्यव्रत को भारत भी कहा गया। और भी अलग अलग नाम से फिर कहा जाने लगा, जो है इसको जो है हिंदुस्तान भी कहा गया, हिंद भी कहा गया, और भी जो है इसी तरह के नाम से इंडिया भी फिर बाद में आया। अंग्रेज को समय में फिर इसे इंडिया भी कहा जाने लगा। हम आधुनिक भारत में देखेंगे इसको जो है वो भारत इंडिया के नाम से जाने लगा। तो यही जो है इसके जो है इस क्षेत्र के नाम, भारत का जो क्षेत्र था उसका अलग अलग नामकरण जो है वो होने लगा इस तरह से। अब आगे है कि वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ। नेक्स्ट बात अब है वैदिक काल में भी प्रमुख नदी सब हुए, तो इसे भी जानते हैं। तो पहला है परुष्णी जिसे रावी नदी, अभी वर्तमान में रावी नदी के नाम से हम जिसे जानते हैं। नेक्स्ट है सतुद्री, दूसरा सतुद्री जिसको अभी सतलज कहा जाता है। तीसरा है बिपाशा, तो इसे ब्यास कहा जाता है, ब्यास। ये सब जो है उत्तर भारत की ही नदी है। अस्कनी, चौथा है अस्कनी, एक चिनाब है जिसे अभी चिनाब हम लोग कहते हैं। और पांचवा है सदानीरा, यहाँ पर छूटा हुआ है, सदानीरा होगा, सदानीरा जिसे अभी हम गंडक नदी कहते हैं। बिहार में जो है अभी है गंडक नदी, अभी भी है। तो यही 5 नदी जो है वो वैदिक काल के प्रमुख नदियां हैं। अब अंतिम पॉइंट है वैदिक काल में कि इस समय सामाजिक व्यवस्था को जो है वो 4 वर्गों में बांटा गया। मैंने समाज के जो लोग हुए उनको 4 भाग में जो है वो बांट दिया गया, 4 पार्ट्स में। तो जिसमें पहला ब्राह्मण, दूसरा शूद्र, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्र, इस तरह से 4 वर्ग में बांट दिया गया समाज को। तो इसे हम एक एक करके जानते हैं। सबसे फर्स्ट है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ये पूजा पाठ तथा शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे। मैं लोगों को पूजा पाठ करवाना, लोगों के घर जा कर के और शिक्षा देना, इनका जो है यही मुख्य काम था ब्राह्मण लोग का। और इनकी संख्या सबसे कम थी समाज में, जो है ब्राह्मण लोग सबसे कम थे। और अभी भी हम वर्तमान के समय में भी देख सकते हैं कि ब्राह्मण लोग जो है वो अभी भी संख्या इनकी कम है समाज में। अब दूसरा वर्ग है क्षत्रिय का। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, ये दूसरों की रक्षा का काम करते थे, रक्षा करने का काम था इनका। जैसे कहीं भी राजा महाराजाओं के दरबार ये सब में ये रक्षा जो है वो पहरा ये सब देते थे और उनकी देखभाल करते थे, यही इनका काम था क्षत्रिय लोगों का। अब और तीसरा वर्ग है वैश्य का। तो ये व्यापार और सौदा का काम करते थे। जो वैश्य लोग थे ये व्यापार और सौदा करते थे, जैसे बिजनेस ये सब करना और सौदा करना, सामान का मोल भाव ये सब करना। तो यही जो है वैश्य का काम था, जो वैश्य जाति के लोग थे। अभी भी हम देख सकते हैं वर्तमान में भी
कि अभी भी वैश्य जो है वो हमें वैश्य लोग जो है वो रहते हैं। वैश्य लोग का यही मतलब अभी भी माने अधिकतर लोगों का वैश्य का यही काम होता है कि जो है व्यापार करना, बिजनेस से ही जुड़े हुए रहते हैं। तो यही जो है वैदिक काल में भी ऐसा ही देखा गया। और लास्ट है शूद्र। शूद्र तो ये दूसरों के यहाँ सेवा का जो है वो काम करते थे, माने नौकर चाकर का काम करना, किसी जो है कहीं पर भी मालिक की मतलब राजा महाराजाओं के मतलब समय में दरबार या समय घर में जो है वो सफाई या और जो भी अन्य काम है वो जो है वो सेवा का कार्य करते थे, जो शूद्र लोग होते थे। और इनकी संख्या जो है वो समाज में सर्वाधिक थी। ये जो है इनकी संख्या, और अभी भी हम देख सकते हैं कि जो निचली जाति के लोग हैं इनकी संख्या जो है वो अभी भी अधिक है, जो दूसरे के यहाँ पैसे के अभाव में दूसरे के यहाँ काम भी जो है वो करते हैं। तो ऐसा जो है वैदिक काल में भी ये देखा गया। तो आज के क्लास में बस हम यहीं तक जानते हैं वैदिक काल में। इसके बाद हम फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, जहाँ हम और भी इससे वैदिक काल के महत्वपूर्ण बातों को आपसे साझा करेंगे। और वीडियो जो है वो कुछ कारण से कल नहीं आ पाया था, क्लास नहीं हो पाया था। अब आगे से मेरा प्रयास रहेगा कि आपको वो जो है कंटिन्यू वीडियो मिलता रहे, ताकि आपकी जो है वो तैयारी भी होता रहे, तैयारी में कोई बाधा ना आए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।